Chemical property of S block element. Reactivity with H2. 1A are very reactive and do not found in free state, क्योंकि अब फर्स्ट एक ग्रुप की आई होती है कम, आई होती है कम, तो वो रिएक्टिव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेटेलिक रिएक्टिविटी आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए 1A ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सेकंड ए ग्रुप से। जो लिथियम होता है वो वेरी स्लोली रिएक्ट करता है, सोडियम विग्रसली, पोटेशियम प्रोड्यूसिंग फ्लेम, और रुबिडियम सीजियम एक्सप्लोड हो जाते हैं। ये सारे कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन सेकंड ए में बात करें तो बेरिलियम रिएक्ट ही नहीं करता, मैग्नीशियम स्टीम से रिएक्ट करता है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। तो जब ये वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ये अपने हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज़ करते हैं, जो कि फ्लेमेबल होती है, और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वाले में, क्योंकि जो H2 रिलीज़ होती है वो भी बर्न हो जाती है। रिएक्शन विद एयर। फर्स्ट एक ग्रुप टार्निश हो जाते हैं एयर में, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, जबकि सेकंड एक ग्रुप में बेरिलियम को छोड़ के सारे टार्निश हो जाते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा। इसलिए हम 1A ग्रुप को केरोसिन में रखते हैं और पैराफिन वैक्स में, ताकि वो रिएक्ट ना कर जाएं। लेकिन लिथियम को कभी भी हम केरोसिन में नहीं रख सकते, क्योंकि लिथियम की डेंसिटी होती है कम, और अगर उसे केरोसिन वैक्स में रखा तो ऊपर फ्लोट होके आ जाएगा और एयर से रिएक्ट कर जाएगा, और फिर काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम उसे पैराफिन वैक्स में रखते हैं। बेरिलियम पाउडर बर्न करता है एयर में, जबकि बेरिलियम नहीं करता, क्योंकि बेरिलियम पाउडर बनाया है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, इसलिए वो रिएक्ट कर जाएगा। बेरिलियम कार्बोनेट हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग में जैसा कि पढ़ा था, तो बड़ा मतलब कार्बोनेट इज़ अ पॉलीवैलेंट एनायन एंड पॉलीवैलेंट एनायन इज़ large, and large anion is stable with large anion. So BeCO3 is unstable, क्योंकि B is small anion, तो BeCO3 break into BeO plus CO2 to maintain, to make BeCO3 BeCO3, so we have to provide an inert atmosphere of CO2. Due to late chart layer application, if we increase the concentration of CO2, then BeCO3 will be produced. मॉइस्ट एयर में जो होते हैं वने वो रिएक्ट करते हैं, NaO2 से कंबाइन करेगा, NaOH बनाएगा, फिर H2O से कंबाइन करेगा, NaOH बनाएगा, फिर NaOH CO2 से रिएक्ट करके Na2CO3 बना लेगा। सिर्फ लिथियम ही ड्राई एयर के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है, बाकी के सारे सिर्फ ऑक्साइड बनाते हैं। और 2A ऑल रिएक्ट करते हैं ड्राई एयर से और नाइट्राइड और ऑक्साइड बना लेते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन। 1A 2A पहले एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, पहले ऑक्साइड बनाएंगे, फिर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर पर ऑक्साइड, फिर और के साथ, फिर सुपर ऑक्साइड। स्टेबिलिटी होती है ऑक्साइड ग्रेटर देन पर ऑक्साइड ग्रेटर देन सुपर ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्साइड में एक O पे -2 चार्ज होता है, पर ऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में -1/2। तो लैटिस एनर्जी से हम स्टेबिलिटी जब चेक करते हैं तो चार्ज के प्रोपोर्शनल आती है और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो चार्ज के प्रोपोर्शनल आती है, इसलिए हम बोल सकते हैं ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और बड़ा जो कैटायन होता है वो बड़े एनायन के साथ ही अच्छा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड पॉलीवैलेंट है। जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, उसमें पॉलीवैलेंट एनायन बड़े बड़े होते हैं और वो बड़े के साथ ही स्टेबल माने जाते हैं। इसलिए पोटेशियम रुबिडियम सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, क्योंकि वो भी बड़े हैं और सुपर ऑक्साइड भी बड़े हैं, तो बड़ा बड़ी के साथ स्टेबल होगा। और सोडियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम परऑक्साइड बनाते हैं, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाते हैं। रिएक्शन विद H2 की बात करें तो 1A वाले सारे डायरेक्टली रिएक्ट कर जाते हैं H2 से और हाइड्राइड बना लेते हैं, लेकिन 2A वाले कभी भी डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते। वो उसमें बेरिलियम मैग्नीशियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते, बेरिलियम डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड तो कोवेलेंट होते हैं, क्योंकि बेरिलियम का सिर्फ कार्बाइड ही आयनिक होता है और मैग्नीशियम का फ्लोराइड ऑक्साइड और कार्बाइड ही आयनिक होते हैं। बाकी सारे जितने भी तुम्हें इनके वो मिलेंगे, जितने भी कंपाउंड वो सारे कोवेलेंट ही होंगे बेरिलियम मैग्नीशियम के। तो एक्सेप्ट बेरिलियम ऑल अदर डायरेक्टली रिएक्ट विद H2 टू फॉर्म हाइड्राइड, और बनने वाले सारे ही डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं H2 से और हाइड्राइड बना लेते हैं, और वो सारी हाइड्राइड आयनिक इन नेचर होती हैं, जैसे कि Ca+H2 CaH2 बनाएगा, और CaH2 का स्पेशल नेम होता है हाइड्रोलिथ। तो हमें जब BH2 बनाना होता है तो हमें एक
रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करना पड़ता है, जैसे बोलता है LiAlH4, उसे BeCl2 से रिएक्ट करते हैं तो बना देता है LiCl प्लस AlCl3 प्लस BH2। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड में ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, इसलिए उसे हम स्पेस व्हीकल में यूज़ करते हैं ताकि वो CO2 से रिएक्ट करे और O2 रिलीज़ करे। हैलाइड्स 1A और 2A के, बोथ 1A एंड 2A के डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और अपने हैलाइड्स बना लेते हैं। लिथियम जैसे F2 से रिएक्ट करके लिथियम फ्लोराइड, बेरिलियम F2 से रिएक्ट करके बेरिलियम फ्लोराइड। पॉली हैलाइड टेंडेंसी शोन होती है क्योंकि 1A की इसलिए शोन होती है क्योंकि I3- हम बोलते हैं, यह है केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि I3- एक पॉली एटॉमिक एनायन है, इसलिए बड़ा होगा तो बड़े के साथ ही स्टेबल होगा, और 1A वाले 2A से स्टेबल होते हैं, इसलिए पॉली हैलाइड की टेंडेंसी उनमें ही पाई जाती है। जैसे कि Ki+I2 Ki3 बनाएगा जिसमें I3- इज़ अ पॉली हैलाइड। और बात करें स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी उसी से देखते हैं, कार्बोनेट पॉली एटॉमिक एनायन है तो बड़ा है तो बड़े के साथ स्टेबल होगा, इसलिए 1A वाले बड़े होते हैं सेकंड ए से, क्योंकि अलोंग द पीरियड हम Z इफेक्टिव देखते हैं, इसलिए स्टेबिलिटी 1A की ज़्यादा होती है। वैसे ही हम इनमें देखें तो कार्बोनेट पॉलीवैलेंट एनायन है तो बड़ा बड़े के साथ ही स्टेबल होगा, इसलिए सीजियम कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम कंसनट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट नहीं करते, मतलब दे रेंडर पैसिव ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ देयर ऑक्साइड, मतलब वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं फिर उनकी खुद की लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो आगे रिएक्ट नहीं कर पाते। नाइट्राइड जैसे कि Li+N2 Li3N बन जाता है। हाँ, नाइट्राइड तो बन ही जाते हैं, और नाइट्राइड ये कोवेलेंट है क्योंकि लिथियम के बस FOCH ही आयनिक होते हैं, फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड और हाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ अमलगाम की बात करें तो 1A और 2A वाले एलिमेंट Hg के साथ रिएक्ट करके अमलगाम बना लेते हैं। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, टेंटेलम, टंगस्टन और प्लेटिनम कभी भी अमलगाम नहीं बनाते, और बाकी सारे मेटल अमलगाम बना लेते हैं। इनका रिएक्शन होता है एसिड के साथ, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज़ कर देता है, जैसे Na+H2SO4, Na2SO4 प्लस H2 रिएक्ट करते हैं। सल्फेट भी बड़ा है, पॉलीवेलेंट एनायन है तो बड़ा है, तो बड़े के साथ ही स्टेबल होगा, तो 1A वाले बड़े होते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एलम की बात करें तो डबल सॉल्ट होते हैं क्योंकि वो दो सॉल्ट से बनते हैं, जैसे कि M2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट, ये मोनोवेलेंट है और M ट्राईवेलेंट है। मोनोवेलेंट में जैसे कि एग्जांपल हो गए थैलियम हो गया, सोडियम हो गया, अमोनियम आयन हो गया। ट्राईवेलेंट में हो गया आयरन+3, क्रोमियम+3, एलुमिनियम+3, ये हो गए। और लिथियम Li+ और B+3 कभी भी एलम फॉर्म नहीं करते क्योंकि उनका मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। लेकिन हमें एलम बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 चाहिए होता है, इसलिए पोटेशियम की बात करें यहाँ से साफ पता चल जाएगा। अगर 4 मेटल के जो ये आयन है, ये 24H2O चाहिए होता है इन्हें, तो एक मेटल के आयन को 6H2O चाहिए होगा, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। लेकिन सेकंड पीरियड वालों का सिर्फ 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जैसे KH2 6+ बना लेते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है कि ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, तो ये अडेक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक्वस मीडियम बेसिक होता है ड्यू टू कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस वीक पार्ट में ही होती है, जैसे कि यहाँ Al+3 वीक पार्ट है, तो यहाँ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होगी और बेसिक मीडियम बना देगा, और सारे एलम्स आइसोमॉर्फस होते हैं।